नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 बजे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव की घोषणा के बाद जानकारी मिल पाएगी कि किस राज्य में कितने चरण में और कितने कितने तारीखों की वोटिंग होनी है। साथ ही नामांकन, स्क्रूटनी, परिणाम आदि की तारीखों की भी जानकारी मिल पाएगी। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। इसके अलावा पंजाब में 117, मणिपुर में 60 तो गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2017 में हुआ था। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी और योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम योगी बीजेपी के पहले सीएम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को खत्म हो रहा है। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को महज 11 सीटें ही मिली थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 4 साल के बाद उन्हें हटाकर बीजेपी ने पहले तीरथ सिंह रावत और महज कुछ महीने बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। 117 सीटों वाले पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 77 सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में लौटी, जबकि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन केवल 18 सीटों तक सिमट गया। आम आदमी पार्टी 20 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन 4 साल के बाद कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाब में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 60 सीटों वाले राज्य मणिपुर की विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इससे पहले राज्य में सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 40 सीटों वाले गोवा की विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। तो कोरोना काल में चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 बजे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव की घोषणा के बाद जानकारी मिल पाएगी कि किस राज्य में कितने चरण में और कितनी तारीखों को वोटिंग होनी है। साथ ही नामांकन, स्क्रूटनी, परिणाम आदि के तारीखों की भी जानकारी मिल पाएगी। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। इसके अलावा पंजाब में 117, मणिपुर में 60 तो गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में इससे पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2017 में हुआ था। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में आया था और योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम योगी बीजेपी के पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 23 मार्च को खत्म हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के बीच एक राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनौती बन गया है। दरअसल मणिपुर में अब तक मात्र 45% से कुछ ज्यादा लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग पाई है, जबकि मात्र 57% लोगों को पहली डोज लगी है। ऐसे में संक्रमण के खतरे की आशंका और बढ़ रही है, जो आयोग के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। अब चुनाव आयोग के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल पंजाब में भी टीके की जो दोनों खुराक है वो अभी ज्यादा लोगों को नहीं
लग पाई है। सबसे अहम बात यह है कि पंजाब में टीके की दोनों खुराक लेने वाले 43% लोग हैं और पहली खुराक 77% लोगों ने ली है। उत्तर प्रदेश में भी दोनों खुराक लेने वालों की संख्या सिर्फ 60% है, जबकि पहली खुराक 89% लोगों ने ली है। उत्तराखंड में 82% लोगों ने दोनों डोज ली है, जबकि पहली डोज के मामले कुछ दिनों में आंकड़ा जो है वो 100% पर पहुंच जाएगा। गोवा वालों ने पहली खुराक तो 100% लोगों ने ले ली है, जबकि 98% ने दोनों खुराक ली है। मणिपुर में कोरोना ने चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा दी है। केवल 45% को ही दूसरा डोज लग पाया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मणिपुर और पंजाब इस समय चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि यहां के ही लोग ऐसे हैं जहां कम खुराक लोगों ने ली है। उत्तर प्रदेश में दोनों खुराक लेने वालों की संख्या सिर्फ 60% है, जबकि पहली खुराक 89% लोगों ने ही ली है। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। उत्तराखंड में 82% लोगों ने दोनों डोज ले ली है, जबकि पहले डोज के मामले में कुछ दिनों में आंकड़ा 100% पर पहुंच जाएगा। अब बात हम अगर करें गोवा की, तो गोवा वासियों ने पहली खुराक तो 100% लोगों को मिल चुकी है, जबकि 98% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों खुराक ले लिया है। यानी कि गोवा को लेकर चुनाव आयोग के सामने ज्यादा चुनौती नहीं रहेगी। मणिपुर सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि यहां पर केवल 45% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लग पाई है। यानी कि आयोग के सामने मणिपुर और पंजाब बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आयोग ने वैसे तो 5 राज्यों में टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त और विशेष टीमें भेजने पर जोर दिया है, लेकिन मणिपुर और पंजाब पर ज्यादा फोकस है। अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। वरुण पुरोहित जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमान लाइव है। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। आज चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस वार्ता करेगा, जिसका सभी को इंतजार है। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना की तीसरी लहर मुंह बाए खड़ी है और अब तो केसेस जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती स्थानीय प्रशासन के लिए होने वाली है, और साथ ही राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारी अब होगी? देखिए, जो आज चुनाव आयोग उसमें डिक्लेयर करेगा इलेक्शंस में, साथ साथ उसने बहुत सारी और भी चीजें डिक्लेयर होने वाली है, जैसी हमको इंफॉर्मेशन है। उस पर वो बताएगा उनको कि किस तरीके से हमको आगे रैलियों की क्या लिमिटेशन है, कैसे करना है, और उसके लिए बड़े सख्त कानून भी लगा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि हमको 3:30 बजे तक वेट करना चाहिए, और सभी पार्टियों को उसको जो भी वो न्याय करेंगे, जो भी वो बात करेंगे, उनको मानना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि हमें वेट करना चाहिए, चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला देता है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। लेकिन हम सीखे क्या? हमने पिछले कोरोना की दूसरी लहर के बीच में ही कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, तो हमने वहां से क्या सीख ली है, इस पर भी तो डिस्कशन बनता है ना सर? डिस्कशन आप बिल्कुल चलाइए। इलेक्शन, यदि भारत का इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, वरुण पुरोहित जी बैठे हुए हैं, दीक्षित जी बैठे हुए हैं, और यदि उस इलेक्शन कमीशन में कुछ डिसीजन है कि इलेक्शन लड़ना है तो सभी पार्टियां लड़ेंगी। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टियां ना लड़े। कोई इंडिपेंडेंट हो भाई, वो नहीं लड़ना चाहे तो वो अलग बात है, उसकी अपनी घर की बात है। पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन होगा, लड़ेंगे, चाहे वो पहले का केस था, चाहे वो आज का केस है। हम किस तरीके से लड़ेंगे, हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब हम पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, हम लोग भी ध्यान देंगे। चलिए, वरुण पुरोहित जी, यूपी के लिए तो आप लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि किसी तरह की कोई रैली अब आपके द्वारा नहीं की जाएगी। इस तरह के जो फैसले हैं वो जनहित के लिए काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन अन्य राज्यों की स्थिति क्या है? देखिए पल्लवी जी, प्रियंका गांधी जी की तारीफ करनी चाहिए। वो संसद सदस्य नहीं होते हुए भी उन्होंने इस चीज की पहल की, पूरे सारी राजनीतिक पार्टियों को उसको फॉलो करना चाहिए था, वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर। लेकिन चुनाव आयोग, जहां पे चुनाव डिक्लेयर होते ही चुनाव आयोग का कंट्रोल उन राज्यों में पूरा हो जाता है। राज्य सरकार और प्रशासन तो उनको सहयोग करता है, पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग पर रहता है। दीक्षित जी आपको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मेरा मानना है स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराना सबसे बड़ा लक्ष्य होगा चुनाव आयोग का। कोविड की आपने भी रेफर किया, पिछली वेव के दौरान जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे, कितना उसमें फैलने की प्रयास पूरा फैला, उससे रैलियों से फैला। लेकिन ये संभव भी नहीं है कि राजनीतिक रैलियां और पब्लिक उसमें नहीं आए। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। राजीव गांधी जी के 21वीं सदी का जो उनका सपना था आज साकार होगा। महामारी के दौरान वो टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग किया जाएगा और उसके माध्यम से चुनाव किया जाएगा। और भिन्न भिन्न जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे चुनाव आयोग, वो कोई भी प्रत्याशी हो, कोई पार्टी हो, प्रत्याशी इसलिए कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं, जैसे अवस्थी जी ने कहा,
पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनको बाध्य है चुनाव आयोग की हर चीज को मानना। नहीं माने तो चुनाव आयोग उनको किसी भी प्रकार की सजा दे सकता है, चुनाव से बाहर भी कर सकता है। ये हमारे कानून सर में देखिए, प्रोविजन है। रैलियों को लेकर तो चुनाव आयोग ने अभी एक दिन पहले ही चिंता जताई थी और ये कहा था कि अब कोई दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है। लेकिन एक बात बताएं, मानता कौन है? हम कल ही तस्वीरें देख रहे थे। अब आप यात्रा नहीं निकालेंगे या रैली नहीं करेंगे तो आप लोकार्पण और शिलान्यास के नाम पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें लोग आ रहे हैं। किस किस पर और किस तरीके से रोक लगाई जाएगी? अब नहीं होगा, चुनाव के बाद नहीं होगा मैडम। सर मैं ये अभी क्लियर की है बात बात, कर रही हूँ, पिछले- कल जो चुनाव आयोग ने पल्लवी। चिंता जताई उसके बाद भी स्थिति इस तरीके की रही। देखिए पल्लवी जी, राजनेता जो होते हैं किसी भी पार्टी को राजनीति करने के लिए आते हैं, तो वो आपकी बात सही है। एक मीडिया मैन की जैसे, एक इंडियन की जैसे, एक आम आदमी की जैसे आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए सारे नेताओं को जो है इस चीज को पीछे, जैसे प्रियंका गांधी जी ने पहल की वैसे बैकआउट कर लेना चाहिए था। लेकिन चुनाव जीतने के लिए भरसक प्रयास पार्टियां करती हैं। अब शिलान्यास का तो मैं कह रहा हूँ कोई यूज ही नहीं होता चुनाव से पहले, 2-4 महीने पहले। वो तो लोकार्पण करें जब, तो ठीक है भाई हमने 5 साल में ये काम कर दिया, इसका लोकार्पण करें। तो शिलान्यास से तो पब्लिक भी देखिए झांसा पट्टी में नहीं आती है आज के टाइम में, कोई भी नेता हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ ज्यादा कर दिए, वोट कम कर दिए। पिछले चुनाव में हम देखा मास्क है, सैनिटाइजर है, खूब प्रयास किया गया, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से। लिटरेट जरूर है, एजुकेटेड नहीं है। लिटरेसी तो हमारे बहुत ज्यादा हो गई है। पॉलिटिकल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है, वो धीरे धीरे आती है। अभी 70 साल की चुनावी लोकतंत्र हुआ है, लेकिन चुनाव होना कंपलसरी है। कोई भी महामारी है, कोई भी संकट है, वो बात अलग है। एक्सटर्नल एग्रेशन हो तो आप उसको, इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे संविधान में, वो पोस्टपोन्ड किए जाते हैं। लेकिन चुनाव, जैसे 5 राज्यों के चुनाव, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही नहीं होंगे, आने वाले समय में फिर तानाशाही आने लग जाएगी लोगों के दिमाग में कि ये बहाना लगा दो, चुनाव ही मत करो। नहीं सर, चुनाव तो वाकई में देखिए ज़रूरी है, लेकिन बस सवाल यही उठ जाता है कि अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या था। खैर, हम इसी मसले पर बात कर रहे हैं कि क्या कुछ विकल्प जो है निकाले जा सकते हैं। दुकान दीक्षित जी, आपका हम रुख करना चाहेंगे। सर, पिछली जब कोविड की सेकेंड वेव थी तो असम में भी चुनाव हुए, इसके अलावा केरल में हुए, हमने पश्चिम बंगाल में देखे, वहाँ तो फिर क्या स्थिति हो गई थी कोविड को लेकर, वो भी हमने देखी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब कोरोना की तीसरी लहर भी आ गई है। इस बीच फिर से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। विकल्प किस तरीके से तलाशे जाएंगे और आपको लगता है कि वाकई में जो नियम, जो निर्देश दिए जाते हैं उन पर सही ढंग से पालन हो पाता है, इंप्लीमेंटेशन हो पाता है? ये बड़ा सवाल है। आपका मैं जवाब लूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुकान दीक्षित जी, आपका रुख करना चाहेंगे। सर बताएं। जहाँ तक उपायों की बात है, पहली बात जो आपने कहा कि कितना पालन होता है, वो तो दिखाई दिया है कि कोरोना के दौर में जो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, केरला में हुआ, वहाँ पे किसी भी ढंग की पालन नहीं हुआ। और आप यहाँ तक देखें कि मद्रास हाईकोर्ट ने किस तरह के स्ट्रिक्चर चुनाव आयोग के खिलाफ पारित किए थे जी। उसी को देखते हुए इस बार काफी सतर्कता बरता चुनाव आयोग ने, और उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज से बात भी की इन मुद्दों पर। लेकिन आप ये देखें कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक सजेशन आया था, एडवाइजरी आई थी कि चुनाव टाल दिए जाए, तो जब उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टी से उत्तर प्रदेश में खासतौर से मीटिंग की, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें सबसे अधिक वोटर है और सबसे अधिक सीटें भी हैं, और संभावना है कि वहां पे ही 6 से 8 राउंड में चुनाव होंगे भी, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अक्रॉस द क्रॉस लाइन, सभी ने कहा, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, सभी ने कहा कि नहीं, चुनाव होने चाहिए और टालने का सवाल ही नहीं उठता है। जबकि ये एडवाइजरी हाईकोर्ट की थी। और ये दूसरे हाईकोर्ट ने, आपने देखा था मद्रास हाईकोर्ट ने किस तरह के टिप्पणियां की थी उस समय चुनाव आयोग के खिलाफ, और इनफैक्ट उनके खिलाफ उन्होंने रजिस्टर करने का मामला भी एक तरह का डायरेक्शन दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। तो इन परिस्थितियों में चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कहा कितने वैक्सीनेशन हुए हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या तैयारियां हैं, वो तो उन्होंने किया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के जैसा अभी वरुण जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि चुनाव अगर न कराए जाए तो विकल्प क्या है।
इससे भी एक बातचीत, एक चर्चा होनी चाहिए। और जिन राज्यों में टर्म खत्म हो रहा है 5 साल का सरकारों का, एक इसके पहले जम्मू कश्मीर में 6 साल का टर्म था, बाकी राज्यों में 5 साल का टर्म होता है भारत में। तो वहां पे टर्म खत्म होने के बाद कैसे सरकार चलेगी, क्या राष्ट्रपति शासन होगा, कोई संयुक्त सरकार की परिकल्पना हो सकती है, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं हो पाई। और ऐसे में बिना सरकार के, बिना शासन के तो चीजें चल नहीं सकती हैं। अब आपके पास विकल्प क्या बचता है? विकल्प ये बचता है कि आप ऐसे ढंग से चुनाव कराएं, जिसको कहते हैं, एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, जिसमें कि कोविड का प्रसार जितना कम से कम हो। इसके क्या तरीके हो सकते हैं, जिससे काफी काम किया चुनाव आयोग ने। और हमें लगता है कि शायद वो उनके प्रेस वार्ता में या आगे एसओपीज में आएगा भी। एक तो उन्होंने सभी राज्यों में जितने भी चुनाव कर्मी हैं उनको ये इंश्योर करने जा रहे हैं कि सभी प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हों, और एसओपीज तो फॉलो होंगे ही होंगे। साथ में हमें ऐसी संभावना है, ऐसा होना भी चाहिए, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री ने 10 जनवरी से जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 60 साल से उम्र के अधिक के लोगों के लिए एक प्रिकॉशनरी डोज की व्यवस्था की है नेशनली जी। तो चुनाव के लिए जितने चुनाव कर्मी होंगे, मतदान कर्मी होंगे पूरे इन 5 राज्यों में, उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में डालकर प्रिकॉशनरी डोज दे दिया जाएगा। जिस समय ये तैयारी का दौर चलेगा, जब उनका प्रशिक्षण होते हैं चुनाव कर्मियों के, मतदान कर्मियों के, तो प्रिकॉशनरी डोज देकर के उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, जिससे उनकी जान की रक्षा हो और साथ में वो मतदान करने आने वाले लोगों के लिए स्प्रेडर का काम न करें। दूसरा, किसी भी जगह पे चुनाव प्रचार हो रहे हैं, इसमें मैं हमेशा एक सुझाव देता हूं पल्लवी जी, और हमें याद है कि एक जमाने में भाजपा भी इसके काफी पैरवी करती थी, क्योंकि उनके राष्ट्रीय नेता काफी अच्छे वक्ता माने जाते रहे लगातार, और इस पर कभी सहमति नहीं बन पाई कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह अगर प्रचार में ऐसी व्यवस्था की जाए, खासतौर से जब ये कोरोना का समय है, कि चुनाव आयोग की तरफ से रैलियां आयोजित की जाए, सारे एसओपीज फॉलो करके, तो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है सवाल ही खत्म हो जाएगा। और जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल, रिकॉग्नाइज्ड दल है कम से कम राज्य स्तर पे, जिन राज्यों में, और राष्ट्रीय स्तर पे, अगर राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि राज्यों का चुनाव है तो हर राज्य में रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां पता है, उनकी लिस्ट है, उनको उस मंच पे उनके प्रत्याशियों को या उनके नेताओं की एक लिस्ट मंगा ली जाए और वहां बुलाया जाए, और तय जगहों पे, कुछ रीजनल इलाकों में या राष्ट्रीय स्तर पे सारे चैनल्स का राष्ट्रीय प्रसारण कर देंगे और बहुत अच्छे से उस पर बहस हो जाएगी, सवाल जवाब, एक कॉमन, एक न्यूट्रल एंकर रखा जा सकता है, और उसमें सारी बातें भी आ जाएंगी, पैसे भी बचेंगे, और इतनी जबरदस्त जो लहर आई हुई है, तीसरी लहर देश में, उसके प्रभाव से भी लोग बच जाएंगे। और एक दिन की वोटिंग की जहां तक बात है, आप देखिए चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा काम किया है कि एक तो बूथ बढ़ा दिया है, दूसरा वोटिंग का टाइम भी 1 घंटे बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। हो सकता है कुछ जगहों पे जो शहरी इलाके वहाँ 2 घंटे भी बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग तो आजकल बाद में होती है। तो ये उपाय किए जाएं, और अगर राजनीतिक दल हो खुद भी ये पहल करें, जैसा कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में हुआ है कि लोग ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव के पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3D सिस्टम से जहां जहां वो नहीं जा पाते थे, तमाम जगहों पे, रिमोट इलाकों में एकदम लाइव ढंग से उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। तो ये भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है, बिल्कुल, लेकिन तरीके आपको काफी बताऊं है। कि देखिए, आपने भी कितने विकल्प सुझाए हैं। अब ये 3:30 बजे का ही वेट है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ये विकल्प बताता है और उन विकल्पों पर किस तरह से काम होता है, ये तमाम चीजें देखने लायक रहेंगी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे इंदुकांत दीक्षित जी की बातों से? इतने विकल्प उन्होंने सुझा दिए, उम्मीद है कि इन विकल्पों पर काम जरूर हो पाएगा। दीक्षित जी ने जो विकल्प बताए वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल थे। जैसा उन्होंने अमेरिका का जवाब दिया, अमेरिका में केवल 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों के बीच में डिस्कशन होता है, वो अपना बताते हैं कि हम क्या करेंगे जब उनकी सरकार आएगी। यहाँ पे यदि उत्तर प्रदेश में देखें तो 23 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और बड़ा मुश्किल है। परंतु मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आई, हमने पीछे भी कहा था कई चैनलों पर
कि यदि चुनाव 5 साल से पहले हो सकते हैं, 1 साल पहले, कभी 6 महीने पहले, तो ऐसा भी पार्लियामेंट के थ्रू एक प्रावधान होना चाहिए कि यदि किसी इमरजेंसी कंडीशंस आती है किसी स्टेट में, तो 6 महीने और 1 साल का काल बढ़ाया जा सके। कोई अंतर नहीं पड़ता, जहां 5 साल सरकार चला रहे हैं वहां पे 5.5 साल सरकार चल जाएगी। और ऐसा प्राविधान के लिए हमने प्रोविजन भी लिया था कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी चुनाव, लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस, विधानसभा जी। मतलब विधानसभा, इसके भी चुनाव एक साथ हों तो बहुत खर्चा बढ़ जाए, कम हो जाएगा। वो जब हम लोग लाए तो विपक्ष ने साथ नहीं दिया, उसके लिए हम फिर से लाएंगे। मेरा ये कहना है कि अभी इतने कम समय पर बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। ये जितने विकल्प बताए इन्होंने वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए तो हो सकते हैं, पर आज के लिए और अगले, सपोज करिए अभी आज डिक्लेयर कर दिया तो नोएडा में चुनाव 25 जनवरी को हो जाएगा, बहुत होगा तो 30 जनवरी को होगा। आज से 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 20-25 दिन में कैसे होगा जी। फिर भी जो भी इलेक्शन कमीशन हम लोगों को बताएगा, उसने जो सावधानी बरती है और किस तरीके से हमको डिसिप्लिन में रहना, वैसे रहेंगे। डिसिप्लिन में रहेंगे। सर, मैं एक चीज़ मुझे याद आ रही थी, उत्तर प्रदेश में अभी जो हुए थे पिछले साल स्थानीय चुनाव, वहां पर आज तक किसी ने स्वीकार नहीं किया कि कोविड के कारण कितने शिक्षकों की जान चली गई थी। तो ये फिर किस तरीके से डिसिप्लिन का पालन हो पाएगा? मैडम, मैं आपको ये बता रहा हूँ हमारे देश के अंदर क्या हो गया। वैसे मेरे को जुडिशरी पे बोलना नहीं चाहिए, जुडिशरी अपना सिस्टम नहीं देख पा रही आज तक। कितने सारे हिंदुस्तान के अंदर केसेस पेंडिंग हैं, और एक एक केस, ये तो वकील साहब बैठे हुए हैं हमारे सामने, वरुण पुरोहित जी, कोई भी एक सिविल का मैटर 10 साल से नीचे निपटता नहीं है। और इलेक्शन कमीशन इज लाइक ए जुडिशरी। इलेक्शन कमीशन भी एक जुडिशरी की तरीके, जैसे उनको जजमेंट देना है वैसे ही उनको इलेक्शन कराना है। अब ये भी मद्रास हाई कोर्ट, तो कभी यूपी हाई कोर्ट स्टेटमेंट देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको पैचअप करता है। इस पे भी ध्यान देना जरूरी है कि भाई एक दूसरे के कामों पर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए जब तक पीआईएल ना लगी हो। और देखो, हिंदुस्तान में जितने केसेस हैं आज कोई आदमी केस ही नहीं करता, इसलिए वरुण पुरोहित जी इतने बड़े वकील हैं, ये जानते होंगे, लोग केस ही नहीं करते यार। इसका रिजल्ट तो 10 साल बाद आएगा। 1-1.5 साल तो नॉर्मल केसेस में खाली पहली डेट मिलने में लगता है। तो बहुत सारी चीजों को अभी भारत के अंदर सिस्टमेटिक करना है। जुडिशरी सिस्टम भी है, इलेक्शन सिस्टम भी है, और बहुत सिस्टम है, और इसको करेंगे और कर रहे हैं। जो भी आप मैडम बिल्कुल चिंता ना करें। जो आपने कहा, पंचायत में बहुत सारे लोग मरे हैं जो कोविड से डेथ हुई है उनकी। अब वो कोविड उनको इलेक्शन में जाने के कारण हुआ या वैसे हो गया, ये बड़ा मुश्किल होता है पता लगाना। फिर भी इस तरीके की चीजों को, इस भीड़ भाड़ के इलाकों को और ड्यूरिंग द कोविड पीक टाइम इलेक्शन कराने को हम सब लोग अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए। ये मेरा राजनीति से ऊपर उठकर मेरा विचार है। चलिए सर, चर्चा जारी रखेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वरुण पुरोहित जी, आपका रुख करना चाहेंगे। सर देखिए, चुनाव आयोग भी ना वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रहा है, लेकिन अगर हम मणिपुर के आंकड़ों पर गौर करें तो बड़े चिंताजनक है यहाँ के आंकड़े। सिर्फ 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज ली हुई हैं। अब इतने से दिन में सबको वैक्सीनेट करना कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए पल्लवी, पहले तो मैं इंदु कांत जी की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि मैं राजनीति का आदमी हूँ। संसदीय प्रणाली हमारे फोर फादर्स ने इसलिए बनाई थी, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ज्योग्राफिकल कंडीशंस, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की कल्चर, हर 2 डिस्ट्रिक्ट में कल्चर बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। उसको देखते हुए उन्होंने यूनिट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसलिए हमारे यहाँ इतने अमेंडमेंट हो गए। जो यूएस है वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है और वहां का फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिफरेंस है, इसलिए हम उसको हर बात में, मैं इंदु कांत जी तो बहुत विद्वान है, मैं इनको नमन करता हूँ हमेशा, इतने पढ़े लिखे आदरणीय, हम तो पता नहीं कब तक बन पाएंगे ऐसे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर बात को इंदु कांत जी ने, जिसको भी मैंने देखा, विदेश से कंपेयर करने लग जाता है भारत को। ये बड़ा रॉन्ग नरेशन और रॉन्ग नोशन है
एक सोच गलत है, हर बात से यूएस से, इंग्लैंड से, उससे हम इसको करते हैं। हम खुद संपन्न है हर तरह से, विचारों से, ज्ञान से, विज्ञान से हम संपन्न है। हमारी विज्ञान लेके तो विदेशी संपन्न हुए, तो हम उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने बहुत गहन मनन चिंतन जो हम नहीं कर सकते हमारे जीवन में, उन्होंने करके हमारा संविधान बनाया, संसदीय प्रणाली बनाई है। अब जो दूसरा पार्ट है इंदु गांधी का, कि विभिन्न प्रकार के सुझाव उन्होंने दिए जो चुनाव आयोग को काम में लेने चाहिए। ये राजीव गांधी जी इतने साल पहले सोच रहे थे कि टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, खर्चे बचेंगे, जैसे भी अभी अवस्थी जी ने कहा एक साथ चुनाव हो जाए, तो वो चीजें अभी इन्होंने अमेंडमेंट तो कर ही दिया है एक्ट में, 1955 के एक्ट में। तो आने वाला चुनाव जो होगा इसमें सब चीजें, देखिए हमारी जो सोसाइटी है डायनामिक और प्रोग्रेसिव, 5-10 साल बाद दूसरी सरकारें आएंगी, दूसरी जनरेशन आएंगी, उस हिसाब से संविधान में, समाज में, कस्टम्स में, सब में अमेंडमेंट होते चले जाते हैं। इसलिए हम हमेशा डायनेमिक और प्रोग्रेसिव है, इसीलिए विदेशी हमको फॉलो करते हैं। आज भी इंडिया, आप पूरा दुनिया देख लीजिए, आज भी वो इंडिया में ही आना चाहते हैं सब लोग। क्यों आना चाहते हैं? सबके पास संसाधन है, सबके पास जमीन है, क्यों आना चाहते हैं? ये इसीलिए आना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी और देशों के मुकाबले प्रोग्रेसिव और डायनेमिक, हम फटाफट एडेप्टेशन करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आगे सरकारें आएंगी, आगे प्रणालियां आएंगी, इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, जैसे जैसे समय आता है उसके अनुसार हमारे अमेंडमेंट्स होते जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग जहां तक मैं समझता हूं बहुत कठिन समय है, चुनाव आयोग की परीक्षा की घड़ी है। जैसे आपने मणिपुर के लिए कहा, हो सकता है विभिन्न चरणों में वहां चुनाव कराएं, ज्यादा फोर्सेस लगाएं, ये बहुत कठिन समय चुनाव आयोग के लिए। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव तो ज्यादातर कराता है ये चुनाव आयोग, लेकिन सुरक्षित चुनाव कराना इस समय चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि फरवरी में कह रहे हैं पीक की वेव आएगी, इस वेव का पीक हो जाएगा, उस समय चुनाव कराना ये बहुत बड़ा चुनौती का काम है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की जो परलोक गमन कर गए उनकी बात उठाई, देखिए मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, हमारे साथी लोग चले गए, लेकिन जैसे युद्ध लड़ते हैं हमारे सैनिकों को भी जाना पड़ता है देश की रक्षा के लिए, ऐसे ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो चुनाव कराते हैं, इलेक्शन वॉरियर्स हैं, उनको हमको नमन करना चाहिए। ये जरूर है सरकारों ने कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन वगैरह उसके लिए कर रखे हैं, चुनाव में ड्यूटी पे किसी को कुछ होता है तो इतना कंपनसेशन मिलता है, उसके घर में किसी को नौकरी मिलती है, ऐसे कई रूल्स। लेकिन अब जाना नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति को अपना जीवन खोना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि महामारी आई है तो कई लोग बगैर चुनाव भी अपने मिलने वाले, सबके मिलने वाले कई चले गए। अब ये तो जीवन है, जीवन मृत्यु तो एक सत्य है जो चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, लोकतंत्र मजबूत रहे, इसलिए चुनाव कराना आवश्यक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस, ज्यादा से ज्यादा जो उपाय कर सकता है चुनाव वो करे, और राजनीतिक पार्टियां, नेता उसको पॉलिटिकल डिसिप्लिन की जैसे अपनाए। सबसे बड़ी बात है राजनीतिक अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए दीक्षित जी ने तो अभी बूस्टर डोज के बारे में भी बात की थी कि क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने फैसला ले लिया है तो 60+ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज जो है वो दी जा रही है, लेकिन बात यह है कि अभी तो कई लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज भी नहीं लग पाई। मणिपुर ऐसा राज्य नहीं है, पंजाब चले जाइए, वहां पर भी 43% लोग ही ऐसे हैं जिनको दोनों डोज इस समय लग पाई है। अब इतने कम दिनों में किस तरीके से सब 100% वैक्सीनेट हो जाएंगे, पंजाब में भी, और ये कमी किसकी रही? बड़ा सवाल यही, कमी किसकी रही कि हम लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाए? देखिए पल्लवी जी, मैं क्या बताऊं, कल हमने 150 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हो गया और हमारे पास एक्सेस वैक्सीनेशन है कि हम लोग चाहें तो और लोगों को लगा सकते हैं। हमने टारगेट किया, कितने एडवर्टीजमेंट दिए हैं जी, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। यदि हम देखें कि हमारे देश के अंदर टोटल पॉपुलेशन, जो ऐसी पॉपुलेशन जिसको हम माने, जिसको लगना है एडल्ट पॉपुलेशन, तो एडल्ट पॉपुलेशन का मेजर पोर्शन लग गया है और उनको एटलीस्ट 1 तो लग ही गया है। जिसको एक भी वैक्सीनेशन लगा है वो काफी कामयाब है। इस पर्टिकुलर आज के जो ओमिक्रॉन और जो ये कोरोना फैला है ये बड़ा माइल्ड है। और मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा कि आने वाले समय पर भी हर साल 2-3-4 साल ऐसे ही जैसे फ्लू आता रहता है वैसे ही ये आएगा और फिर खत्म होगा, ये अपना डायल्यूशन पे जाएगा, ऐसा लगता है मेरा। फिर भी वैक्सीनेशन जरूरी है, बूस्टर डोज भी जरूरी है, क्योंकि जो फ्रंट वर्कर्स हैं, फ्रंट वर्कर्स में इलेक्शन में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए यदि इंक्लूडेड नहीं है तो। और हेल्थ वर्कर्स को लिया ही हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड्स है ही है उसमें। मेरा ये कहना है, देखो आप इसका कोई राइट फार्मूला नहीं है, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, दीक्षित जी भी और पुरोहित जी भी,
अभी आप सोचो कि 2 सालों में 3 सालों में कोई महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं हुआ, सबसे ज्यादा संख्या वहां पे है। कोई रैली नहीं हो रही है, संख्या सबसे ज्यादा वहां पे है। तो इसको खाली रैली से जोड़ देना, मेरे को लगता है कि इसका एक साइंटिफिक रीजन निकालना चाहिए कि कैसे फैल रहा है। अब देखो, यदि सर मेरे महाराष्ट्र हिसाब में से, मैं देखें, बीच में रोक रही हूँ आपको सर, मेरे हिसाब से रैली से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि गैदरिंग पर फोकस हो रहा है कि गैदरिंग मत कीजिए आप। तो गैदरिंग अब रैली में होती है या जो यात्राएं, चुनावी यात्राएं निकाली जाती हैं उसमें गैदरिंग होती है, तो इस वजह से उस पर ज्यादा फोकस चला जाता है कि गैदरिंग यहीं हो रही है सबसे ज्यादा। पल्लवी जी मैं वही कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल एक गैदरिंग नहीं हुई महाराष्ट्र में हम्म। 2 सालों में, जी। कोई भी पब्लिक मीटिंग्स नहीं हुई है, सबसे ज्यादा संख्या वहां की है। हम्म। तो ये सबको भी हमको डिस्कशन में लाना चाहिए कि क्या और भी कोई रीजंस हैं, खाली गैदरिंग के अलावा भी कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखो आप ही के सामने अपने ही देश में हमारा जहां यहाँ का दिल्ली का जो टेम्परेचर है या जो इन्वायरमेंट है, बॉम्बे का भी कोई उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, या महाराष्ट्र का कोई फर्क नहीं है। पर यदि हम पूरे भारत में देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 है, जबकि पिछले 2 सालों में कोई चुनाव नहीं हुआ है, ना पंचायत चुनाव हुए ना वैसे चुनाव हुए, कोई गैदरिंग से भी बिल्कुल लिमिटेड लोग रहते हैं। तो हमें और भी चीजों को साइंटिफिकली ध्यान देना चाहिए। और खाली गैदरिंग, ये तो मैं मानता हूं कि भाई आप लोग, यदि कोई इन्फेक्टेड है 4 लोगों को पकड़ेगा, 4 लोगों को और इन्फेक्ट करेगा, तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि सभी पार्टियां मिलकर एक बार सर्वदलीय बैठक तय करें, तो वो तो और आप ही उसमें तय बुलाएंगे करें कि सर? हम यही काम करेंगे। सर्वदलीय कोई भी बुला बैठक सकता है भाई। बुलाएंगे आप? नहीं, हमारे तो हम भी बुला सकते हैं और वरुण जी भी बुला सकते हैं, मतलब कांग्रेस भी बुला सकती है कि भाई हमने सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए, खाली सरकार के पास कोई वो नहीं है, हम सब लोग मिलकर बात कर सकते हैं, सहभोज कर सकते हैं, और उसमें ये तय किया जाए कि भाई ये सब फैला हुआ है, हम ये चाहते हैं, हम भी पॉइंट रख देंगे अपने, कोई एक कॉमन तरीका है। और मेरा ये आज भी मानना है कि यदि चुनाव 6 महीने पहले होते हैं तो सबसे पहले पार्लियामेंट में सभी पार्टियों को एकजुट होकर ये पास करना चाहिए कि यदि 6 महीने पहले भी हो सकते हैं, तो हम कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आए महामारी टाइप की, तो 6 महीने या 1 साल को इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। और जहां पे जिसकी सरकार है, यदि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, यूपी में हमारी सरकार है, और आप पार्टी की सरकार सपोज करो कहीं और है, तो उसको कंटिन्यू करें, 1 साल में क्या फर्क हो जाना है। पर इसको भी लाना जरूरी है, जिससे कि आज इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फंसा हुआ है अपने कानूनों से, वो कानून कहां से बनेंगे? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में कौन पास करेगा? वरुण पुरोहित जी और हम। तो ऐसे विषय लाएं सर्वदलीय बैठक में और हम इसको पास करें, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना हो। बताइए इंदुकांत दीक्षित जी। जी देखिए, अभी अवस्थी जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, लेकिन इसकी चर्चा अभी जो वरुण जी इसके पहले कह रहे थे कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी शुरू कर सकते थे। देखिए, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में ये अधिकार है चुनाव आयोग को कि किसी भी सरकार का जब टेन्योर 5 साल का पूरा होने वाला होता है, उसके 6 महीने पहले से वो कभी भी, उनका डिस्क्रेशन है कि परिस्थितियों के अनुकूल वो चुनाव करवा सकते हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है, ये व्यवस्था, ये अधिकार दिया हुआ है चुनाव आयोग को। तो ये मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि ये पहल राजनीतिक दलों की तरफ से भी हो सकता था इस बार खास तौर पे। आखिरकार जिसके घर में शादियां थी, बड़े बड़े प्रोग्राम थे, उन्होंने जून जुलाई तक अगर उनको टाला तो प्लान करके कि अगला कोई दौर आएगा, तब तो पता था कि कोई दौर आ सकता है। लोगों ने अभी जब मुहूर्त पड़े और सारे तारीखें आई तो नवंबर दिसंबर में अपनी शादियां और घर के बड़े प्रोग्राम निपटा लिए। तो अगर ये प्रपोजल आता पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, उनका प्रेशर होता कि नहीं जनहित में चुनाव पहले हो जाने चाहिए, तो ये चुनाव नवंबर दिसंबर में कराए जा सकते थे, कोई ऐसे कठिन काम नहीं था। लेकिन मुद्दा ये है कि जो लोग सत्ता में जहाँ पे भी हैं, वो अपना एजेंडा तय करके रखे थे कि हम लोग नवंबर में, दिसंबर में ये घोषणाएं, ये प्रोग्राम, ये उद्घाटन, क्योंकि उनके समय पे सेटिंग नहीं बैठती, जो उद्घाटन दिसंबर में किया गया वो अक्टूबर नवंबर में नहीं कर सकते थे, इसलिए ये पहल उनकी तरफ से नहीं हुई। लेकिन उन्होंने किया या नहीं किया, चुनाव आयोग अगर अपनी विजडम में ये करता, चीजों को देख करके, परिस्थितियों को, जो आज चुनाव की घोषणा करने की बात कर रहे हैं, अगर यही चीज उन्होंने तैयारी करके कर लिया होता नवंबर में, दिसंबर में, तो ये संकट ही नहीं आता है, नंबर 1।
नंबर 2 मैं ये कहना चाहता था, जो वरुण जी कह रहे थे अपने वक्तव्य में, ये बिल्कुल हम भी इस बात से सहमत है कि विदेशों से हम कोई चीज सीखें या वहां से उठा के लाएं। हमारे पास ही तमाम आदर्श हैं, हमारे शास्त्रों में भी, हमारे शासन में भी, हमारे गुप्त काल में, स्वर्ण काल में। लेकिन मैं उनको एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूँ, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारे देश में है, खासतौर से संविधान निर्माताओं ने पूरी दुनिया के जो विकसित तंत्र थे उनके संविधानों का अध्ययन किया और उनसे जो सैलिएंट पार्ट थे, अच्छे पार्ट थे, बहुत सी चीजें जैसे फंडामेंटल राइट, जैसे ड्यूटीज, कुछ साउथ अफ्रीका के संविधान से, कुछ अमेरिका के संविधान से, कुछ ब्रिटेन के संविधान से तुम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम में लिया तो कहीं परहेज नहीं, कंस्टिट्यूशन ही ऐसे बनाया गया हमारे यहाँ। तो ऐसे में अगर कोई व्यवस्था, अमेरिकन सिस्टम की हमने इसलिए बात कही कि कोई भी व्यवस्था ऐसी लगती है, वो आज हो सकता हो, कल हो सकता हो, क्योंकि भाजपा एक पार्टी के नाते जब वाजपेयी साहब हुआ करते थे उनके नेता, तो उन्होंने कई बार ये चर्चाएं की कि हमारे साथ आमने सामने की टीवी के समय दूरदर्शन हुआ करता था, दूरदर्शन पे या ऑल इंडिया रेडियो पे डायरेक्ट बहस करें, जो बड़ी पॉलिटिकल नेशनल पार्टीज हैं उनके नेता आमने सामने। जहां तक ज्यादातर लोगों की बात है, पहले जी मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके चैनल्स का दूंगा। आज जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं पूरे देश में, उनके जो आपके डिस्कशन रूम है, डिबेट रूम है, वहां पे सारे पार्टीज के लोग, जो इम्पोर्टेंट पार्टीज हैं, उनके लोग प्रतिनिधि बैठ करके आमने सामने बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो चैनल पे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज करता है चुनाव आयोग, तो उसमें क्या परहेज हमें करने में? हम अपने सबसे शुद्ध प्रवक्ता को, सबसे प्रखर नेता को बैठाएं जो अपनी बात को सबसे अच्छे ढंग से रखे। बाकी तो देखिए पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक जो है ना वो सब जानती है। जब आप अपनी बात, जैसे भी पंजाब में देखिए, पंजाब में प्रधानमंत्री गए, उनके साथ सिक्योरिटी लैब्स की बात आई, सारे पार्टीज अपने हिसाब से उसको बता रहे हैं दुनिया को कि यहाँ लैब्स हुआ, इसमें किसकी साजिश थी। एक पार्टी तो वहाँ वो कहती कि नहीं कोई लैब्स नहीं हुआ, लेकिन क्या जनता मूर्ख है? जनता को A to Z पता है, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है कि प्रधानमंत्री के साथ उचित हुआ कि अनुचित हुआ। उसके बाद कांग्रेस उसको जिस तरह से डिफेंड करने की कोशिश कर रही है वो उचित है या अनुचित है। तो अगर आप ऐसे कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो, लोग अपनी बात रख दें, तो हम लोग की टीवी डिबेट्स को आखिर कुछ लोग तो देखते हैं, वहां से भी लोग मन बनाते हैं, लोग मानते भी हैं कि मीडिया फ्लोटिंग वोटर्स को डाइवर्ट या डायरेक्ट करता है ये डिस्कशन देख करके। बाकी जो कार्यकर्ता है वो तो आप काम करें न करें आपके साथ में। तो जब हम टीवी डिस्कशन पे अपनी चर्चा बुद्धिमान लोग बैठ के कर सकते हैं, तो चुनाव आयोग कोई चीज आयोजित करे, और इन परिस्थितियों में जहाँ पे आपके पास जो उचित समय था वो छूट गया, वहां नहीं करा सकते, और चुनाव उसी समय होने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे वरुण जी, जिस समय बिल्कुल पीक होगा, क्योंकि चुनाव के पूरे कार्यक्रम अंतिम सप्ताह से शुरू होकर के माना जा रहा है 27-28 जनवरी से, और 18-20-25 फरवरी तक होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग को यह भी ध्यान रखना है कि बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी है, बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। तो पूरी संभावना है कि फरवरी के अंत तक चुनाव हो जाएंगे सारे राज्यों में, तो और उसी समय पीक होगा, ये इंटरनेशनली नोन है। पीक में आप चुनाव कराने जा रहे हैं, तो लोगों के स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है कि चुनाव इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए इंदुकांत दीक्षित जी, बड़ी अनसर्टेन सी चीजें हैं ये। अभी बाबुल सुप्रियो की मुझे अचानक से बात याद आई। बाबुल सुप्रियो तो 3 बार कोविड पॉजिटिव हो गए, पता ही नहीं चल रहा है वो कौन सी रैली करने गए थे। अब तो वो बीजेपी का भी हिस्सा नहीं है कि उनके कैंपेन के लिए वो इधर उधर घूम रहे हो, वो तो घर में बैठे बैठे ही 3 बार कोविड पॉजिटिव हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो अवस्थी जी कह रहे थे, देखिए ये भीड़ से फैलता है, इकट्ठा होने से फैलता है। हाँ। भीड़ का मतलब रैली ही नहीं होती है, और महाराष्ट्र में जितना भी कोरोना फैला उसमें लगभग 50% का योगदान सिर्फ और सिर्फ मुंबई का रहा हर दौर में। कारण आप सभी जानते हैं कि मुंबई में जैसे लोग रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गरीब बस्तियां हैं, झोपड़पट्टियां हैं, उनके यहाँ उनका उठना बैठना रहन सहन ही भीड़ जैसा होता है। तो इसलिए उसकी तुलना आप वेस्ट बंगाल के चुनाव से नहीं कर सकते, और सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के चुनाव में चीजें कैसे फैली थी। लेकिन सब कुछ चुनाव पर भी डाल करके आप अपने कर्तव्य की यशस्वी नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग आखिरकार अक्टूबर नवंबर में क्यों नहीं देगा? बिल्कुल अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स पर भी गौर करने की जरूरत है। इंदुकांत जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण पुरोहित जी, आपका रुख करना चाहेंगे। सर, अवस्थी जी ने एक सुझाव ये भी दिया था कि चुनावों को आगे पीछे भी करवाया जा सकता है 6 महीने का, अगर और सरकारें चल जाएं तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए पल्लवी जी, इंदु खान जी, आदरणीय उन्दी खान जी ने भी यही सुझाव दिया, आदरणीय अवस्थी जी ने भी दिया। आप मेरी डिबेट्स देख लीजिए पिछले 15-20 दिन की, पिछले महीने भर की हो सकता है, देख लीजिए। मैंने हमेशा ये डिमांड करी कि पहले क्यों नहीं करा सकते। जब आपको सितंबर अक्टूबर में WHO ने, सारे ICMR ने, सबने एक मॉडल्स, IIT ने, ये तो IIT के ज्यादा जानकार हैं अवस्थी जी, आप मुझे बताइए, इन्होंने सबने मॉडल बना ली थी कि फरवरी में पीक आएगा। तो जो इंदु खान जी ने कहा, चुनाव आयोग को जाग जाना चाहिए था, राजनीतिक पार्टियों को भी जागना चाहिए था, और ये अभी 15 जनवरी तक चुनाव या दिसंबर तक करा लेते, 2 महीना एडवांस करा लेते, या सर्वदलीय बैठक जैसा आपने पल्लवी जी सुझाव दिया, सर्वदलीय बैठक बुला करके और चुनाव। देखिए चुनाव आयोग तो प्रोसीजरल रहता है जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होते। चुनाव डिक्लेयर होता ही वो पावरफुल हो जाता है, उसके पहले पॉलिटिकल सिस्टम पावरफुल रहता है। तो अगर ये ऑल पार्टी मीट बुला ली जाती और ये टाल दिया जाए कि 15 मार्च 20 मार्च के बाद अगर चुनाव कराए जाते हैं, देखिए किसी विधानसभा का तो अप्रैल में अभी तक है, शायद मेरे ख्याल से यूपी का या पंजाब का कहाँ का अप्रैल तक है, इंदु खान जी को ज्यादा ध्यान होगा। तो आप उस समय तक करा सकते हो ले जाकर के चुनाव, आप आगे कराइए। एक राज्य के अभी जिसकी विधानसभा का सत्र खत्म समाप्त होने वाला है, उसका आप अभी एक करा लीजिए, फिर दूसरे महीने दूसरा करा लीजिए। इस तरीके से कई उपाय हैं, लेकिन ये हमारा आप बैठ के तय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में 542 सांसद हैं, उस सांसद ही तय करेंगे, ऑल पार्टी मीट ही तय करेगी। अगर सारी पार्टियां उसमें भाग लेकर के, चाहे सरकार करे चाहे चुनाव आयोग करे, पार्टियों की मीटिंग बुलाए, सुझाव ले, लेकिन मेडिकल डायरेक्शन में, क्योंकि जो मेडिकल के लोग हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे शुभेंदु जी, हमको पता है कोई भी एक लहर आती है तो कम से कम 4 साल 5 साल चल जाती है, चिकनगुनिया, डेंगू, लेकिन वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्ट के जो कीटाणु होते हैं वो मरते नहीं। हमने पल्स पोलियो का अभियान चलाया, बड़े वैक्सीनेशन करा, खूब रिसर्च करी, उसको एरेडिकेट किया, स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट किया, लेकिन समाप्त नहीं होता है कभी भी। ये इसलिए नहीं हो रहा है, एक तो हमारे इकोलॉजी की जो बात है, अभी इन्होंने बात की कई बारी सारी, हमने हमारी प्रकृति को नष्ट कर दिया। ये इसलिए हो गया, सामाजिक जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक अनुशासन है वो समाप्त हो गया। आप देखिए कोविड में हाथ धोना, बार बार मुंह पे मास्क बांधना, घर में जूते नहीं लाना, ये हम बचपन से पहले किसी जमाने में हमारे भारतवर्ष में होता था। किचन में चप्पलें आज भी नहीं जाती, आपकी मेरी मम्मी पूरी तरह डांट लगाया कि चप्पल जूता ले जाए किचन। तो ये संस्कार जो हमारे सामाजिक संस्कार थे, इसको हम वापस पालन करने लग जाए तो मैं आपको कह रहा हूँ काफी हद तक बीमारियों से निजात मिल सकती है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज रिसर्च करके, वो रिसर्च स्कॉलर ही थे, साइंटिस्ट ही थे, उन्होंने हर चीज, जैसे सोलर एनर्जी के रहते रहते भोजन कर लीजिए, रात में नहीं खाते हैं, ये सब चीजें। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक अनुशासन लाने की सबसे ज्यादा आवश्यक है। और एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे देश में हो गया है, उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा तेजी से करना आवश्यक है। उसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप देखिए, याद करिए पल्लवी जी, आप पता नहीं, आप तो छोटे हो, इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी क्यों लगाई थी संजय गांधी ने? उस समय फैमिली प्लानिंग किसी को पता नहीं था। फैमिली प्लानिंग का 5 पॉइंट प्रोग्राम में उनका एक प्रोग्राम था, और लोग इतना घबरा गए। उस समय 70 करोड़ ही पॉपुलेशन हुआ करती थी सन 77-75 के आसपास, आज डबल हो गई है। तो जब उस समय जागृति पैदा हो गई थी, उस समय खैर कांग्रेस को उसका खामियाजा उठाना पड़ा, नसबंदी के कारण चुनाव हारना पड़ा, लेकिन हम हारे क्योंकि एक वेलफेयर का काम, एक कॉन्सेप्ट हम लाए। आज जो सरकारें हैं, आज क्योंकि देखिए, आज चाहे 300 सीटें मोदी जी की, वो एक तरह से उस प्रकार का काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा जागृति, राजनीतिक जागृति हो गई, मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजी। तो ऑल पार्टी, हर चीज में ऑल पार्टी मीट आवश्यक है। संसद का सत्र बुलाइए आवश्यक रूप से, उसको डिले ना करिए। और मैं कह रहा हूँ, आप इमरजेंसी सेशन कल ही बुला सकते हो, इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे कल ही एक कानून बनाइए, और कानून ऐसा बनाइए, ये नहीं भाई मुसलमानों को छोड़ दिया या उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप ऐसा कानून बनाइए जो सब पे लागू, क्योंकि आपके जो उत्तर प्रदेश में जो कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कह दिया साहब ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो मतलब दूसरा कर सकता है, कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसमें सबके लिए बराबर होना चाहिए। नहीं, जब यूपी में 3 बच्चों वाला कानून बनाया गया था सर, तो कांग्रेस ही सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रही थी, ये भी तो हमने देखा था। उनके हिसाब से ये तक तर्क आ गई कि एक ही बार में ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, तो क्या किया जाए? मेरी बात सुन लीजिए जी, जो आप ये कह रहे हो, वो बीजेपी नहीं लाई थी, राजस्थान में तो कांग्रेस बहुत पहले ले आई थी 2 बच्चों का कानून। मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ सर अभी। हाँ, अब यूपी की बात मैं कह रहा हूँ। अभी जो इनकी जो
कमीशन या आयोग जो बना था कमेटी, उसने जो सिफारिश दी हाँ। उसमें उन्होंने कहा ये सब्सिडीज नहीं मिलेंगी, ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। तो भाई जिसको नहीं मिलेंगी उसको आप छूट दे रहे हो क्या? वो ये आइडियोलॉजी हमको चेंज करनी पड़ेगी। आपने ट्रिपलेट वाली बात सही है, कोई भी कानून लाइए आप 3 बच्चों का या 2 बच्चों का, तो उसका डिस्कशन तो कराओगे ना। किसी के ट्रिपलेट हो गया तो वो क्या करेगा? मारोगे थोड़ी उसको आप। उसका भी प्रोविजन उस कानून में होना चाहिए। ये जब आते हैं सारे प्रोविजन, जैसे हम चारों बैठ के, आप भी हमारे साथ, आप क्लास मॉनिटर की जैसे हमारी एंकरिंग कर रहे हो, ये सारी जैसे क्लास जैसे संसद बैठेगी, उसमें हर पहलू पे चर्चा हो, खुल के हो। ये नहीं 2 दिन होकर के पास कर दिया। आप 15 दिन चलाइए, महीने भर चलाइए। संसद का पैसा जनता उठाती है, क्या दिक्कत है? खर्चा जनता ही उठा रही है उसका खर्चा। आप 15 दिन चलाइए, 6 महीने चलाइए, और उसको बढ़िया ढंग से मंथन करके वो कानून लाइए। ये बहुत आवश्यक है। प्रकृति को बचाने का बहुत आवश्यक है कि 2, और सामाजिक सांस्कृतिक अनुशासन 3 आपको जरूरी है। अब मैं शुभेंदु जी को एक सुझाव दूंगा, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी वॉइस चलती है मोदी जी तक, आप सुझाव दीजिए उनको कि कल्चरल पॉल्यूशन बोर्ड बनाया जाए, जिससे कोई भी समस्या, फिल्में बन जाती है उसके बाद सब तमाशा करते हैं, और टीवी सीरियल से कल्चरल पॉल्यूशन आता है। इसका सबसे बड़ा आप पॉल्यूशन बोर्ड का करवाइए। शिवेंद्र जी अभी आपकी चल रही है, आप इसको थोड़ा अपनी पावर को इस्तेमाल करिए जनता देश के भले के लिए। चलिए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बताइए। देखिए, एक तो इमरजेंसी संजय गांधी जी ने जनसंख्या को कम करने के लिए नहीं लगाई थी। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन इनवैलिड कर दिया था, उसके कारण उनको लगानी पड़ी थी। अब उसके रीजन कुछ भी बताएं, पुरोहित जी विद्वान आदमी है, हर नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव चीज निकाल लेते हैं वो। मेरा ये कहना है कि ये जैसे जनसंख्या का विषय था, जैसे ही ये बोला गया कि 2 बच्चे लाने चाहिए, तो एक विशेष समाज के लोगों ने उकसाना चालू कर दिया। अरे ये तो पूरे देश के लिए चीज है। अब यूनिफॉर्म लॉ आना चाहिए देश के अंदर, और बहुत सारी चीजें, धारा 370 भी जैसे हटाई है, ये देश का एक बहुत जरूरी काम था। पुरोहित जी भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, चाहे ऑफ द चैनल ऑन द चैनल दोनों में ये लोग कहते हैं कि जो चीज सही है वो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है जो 70 साल पहले जो चीजों की आवश्यकता थी वो आज उसमें चेंजेस नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, दुनिया चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया है, और हमने देखा है कि ये सब चीज करने में भारत बहुत आगे है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये जो कानून की बात कर रहे हैं 2 बच्चों वाला, ये अभी जैसे सरकार बनेगी यूपी में हमारी, तो ये हम पहला कानून लाएंगे यूपी में, और ये जरूरी भी है। खाली यूपी में है, खाली यूपी में लाओगे कानून? भाई ये यूपी के लिए तो बात चल रही है ना। अभी पल्लवी जी ने कहा कि यूपी के विषय में बात चल रही है, हमने यूपी की बात कही आपको। मैंने आपको हमेशा संसद की बात की, किसी विधानसभा की बात। अगर यूपी सरकार नहीं बने, एनपीआर, एनआरसी, सीए, ये बहुत जरूरी है कंट्री के लिए। जिस दिन हमने ये सब काम कर लिए, हमारा कंट्री बड़ा आपने एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड हो जाएगा, और लोगों को नुकसान होता हो, किसी को वोट का नुकसान होगा, किसी को प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, होने दो एक बार। और जब तक करेक्ट डिसीजन नहीं लेंगे, संजय गांधी जी ने डिसीजन लिया ना, जो यहाँ पे जामा मस्जिद थी तुड़वा दिया तुरंत, जरूरी था। आज सब लोग याद रखते हैं कि संजय गांधी नहीं होते तो वो जामा मस्जिद के नीचे कभी टूट ही नहीं सकती थी मार्केट। तो ये भी रिक्वायरमेंट है, जब सरकारें होती हैं तो उनको कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, और लेने चाहिए। और हम हर बात को कहते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि 70 साल में कांग्रेस ने कोई अच्छे डिसीजन नहीं लिए होंगे, बहुत अच्छे डिसीजन लिए, तभी तक हम यहां तक आ पाए। और उसके बाद हमने मार्च पकड़ी है, मशाल पकड़ी है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। कल को हो सकता है 40-50 सालों के बाद कोई और पार्टी आ जाए, उसको अभी से 40-50 हमने अपनी बात कही थी, वरुण जी ने ध्यान रखा, सब में हाँ कह रहे थे, यहाँ रुक गए वो। चीज में आने हम अपने जीवन तक की बात कर रहे हैं, आगे की बात हमारे बच्चे करेंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है। अभी चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होनी है 3:30 बजे, इंतजार करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रिकॉशंस लेने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कहे जाते हैं। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि 3:30 बजे आज चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता है। चुनावों को लेकर बड़े ऐलान संभव है, तारीखों का ऐलान संभव है। इन सब के अलावा कोविड की तीसरी लहर के बीच चुनाव किस तरीके से कराए जाएंगे, इसको लेकर भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई ना कोई फैसला या फिर निर्देश दिए जा सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।